डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी, ये हमारे अखिल भारतीय बाबू जगजीवन अखिल भारतीय समता आंदोलन के ऑल इंडिया के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। हमारी नेशनल प्रेसिडेंट बहन मीरा कुमार, जो फॉर्मर स्पीकर लोकसभा हैं। बहुत दिनों से मेरा इनसे आग्रह था कि आप नंगल और हिमाचल ऊना का स्पेशली दौरा करें और हमारे लोगों से मिलें, स्पेशली हमारे पदाधिकारी से मिलें और हमारी मीडिया, ये जितने भी मीडिया, अंशुल जी मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये मीडिया के जो लोग हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही वेरी नाइस, और जितने भी हैं और हर समस्या इस इलाके की उठाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली ग्रेवाल जी का, अरोरा जी का, रणबीर जी का और हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा जी का और हाँ जी। तो ये हमारी जो है ये बेसिकली स्तंभ है हमारे इस इलाके की। जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो समस्याएं उठाते हैं। जब भी हमने समता आंदोलन की बात इधर शुरू की, ये हर मुद्दे को लेके चलते हैं और बाबू जगजीवन राम जी की जितनी भी देन कहें तो उस चीज़ को ये बहुत, मैंने पीछे एक इनके साथ मीडिया के साथ वार्ता की थी, उनके साथ डिनर भी रखा था, तो बहुत बढ़िया इनका कवरेज था। मैं इनका स्पेशली धन्यवादी हूँ कि आप, स्पेशली धन्यवादी इनका भी हूँ और आपका भी हूँ कि नंगल में अंशुल अभिजीत जी पहली बार आए हैं और सभी लोग इनके नाम से तालियां बजा दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे युवा जो बहन मीरा कुमार जी के पुत्र हैं, आने वाले जो भविष्य के कर्ता धर्ता हैं, और अंशुल जी आने वाले, हम तो विश करेंगे कि ये लोकसभा के मेंबर बने और मंत्री बने और हमारी समस्याएं, हमारी लोगों की उन समस्याओं को हल करें। इसी के साथ मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ सभी पत्रकार भाइयों का, सभी लोगों का, मैं राजेश पटियाल जी हैं, मनीष जी हैं, डॉक्टर आर्या, और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग प्रेस के बंधु यहाँ पर आए और आपने वक्त निकाला कि मेरे साथ एक तरह से गुफ्तगू कर सकें, बातचीत कर सकें। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। डॉक्टर आर्या तो यहाँ पर मुझे बहुत दिन से बुला रहे थे। मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर इस पावन धरती पे आया हूँ मैं, और डॉक्टर आर्या यहाँ पर बहुत दिनों से सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, और बाबू जगजीवन राम जो मेरे नाना जी थे, वो, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका संदेश, उनका संघर्ष को आगे ले जाने में, अगली पीढ़ी तक ले जाने में, वो तो हमें विरासत में मिली है। वो एक बहुत यहाँ पर एक सक्रिय उनका योगदान है, सक्रिय कार्यक्रम वहाँ पर कर रहे हैं, और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि ये विरासत कोई मेरी अपनी व्यक्ति विशेष की विरासत नहीं, वो सब की है। बाबूजी जो थे, और इसी वजह से ऑल इंडिया समता मूवमेंट हम चला रहे हैं उनके नाम पर। बाबूजी से वो हमेशा समता और समरसता की बात करते थे, और छोटे से गांव में 115 साल पहले उनकी पैदाइशी हुई चंदवा में, उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो दो लड़ाई लड़ रहे थे, एक तो जाति प्रथा के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, और दूसरा अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ। दो लड़ाई उन्होंने लड़ी, और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ वो जेल भी गए, जाति प्रथा की भी लड़ाई लड़ी, जरा सोचिए 100 साल पहले, और अपने आप को शिक्षित भी किया, सशक्त बने, मजबूत बने। 30 साल से कम उम्र में उनके पास 14 अपने एमएलए थे। 14 एमएलए लेकर वो कांग्रेस पार्टी में, महात्मा गांधी के बुलावे पर वो शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी का तो योगदान आप जानते हैं, मैं ज़्यादा कहने की बात नहीं समझता हूँ। गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में हमने ये एक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। वहाँ पर जो कांग्रेस के लोग थे और बहुत सारे और लोग फांसी पे झूल गए थे, उनकी शहादत इतिहास में दर्ज है। हम जानते हैं कि वो सलाखों के पीछे चले गए थे, तो उनकी शहादत, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानियाँ सब दर्ज है। कांग्रेस पार्टी का ये योगदान है। उसी वक्त बाबूजी बिहार से उठ के इंटरिम गवर्नमेंट में भी आए। बाबू जगजीवन राम यहाँ पर एक बहुत बड़े दिल्ली में सियासतदान बने। 71 की लड़ाई में वही रक्षा मंत्री थे। जब हरित क्रांति आई तो वही वहाँ पर कृषि मंत्री थे, और एक तरह से हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई।
तो एक मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, मुझे आज भाखड़ा डैम घूमने का। नेहरू जी की एक देन है। और नेहरू जी, पंडित नेहरू की परिकल्पना यही थी, वो कांग्रेस पार्टी की भी परिकल्पना है, हमारी भी है, कि एक आधुनिक भारत बने, एक भारत बने जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता हो, एक ऐसा भारत बने जहाँ पर इतिहास में ऐसा भारत बने जहाँ पर इतिहास के जो जो आधुनिक मंदिर हैं उनकी स्थापना हो, भाखड़ा नंगल डैम जैसे, पीएसयूज जैसे। उस समय भारत जब आज़ाद हुआ तो केंद्र सरकार के अलावा किसी के पास वो न पूंजी थी कि वो निवेश कर सके, तो निजी निवेश बिल्कुल नामुमकिन था। तो नेहरू जी ने ये फैसला किया कि केंद्रीय सरकार आएगी और आधुनिक भारत बनाएगी और हमारा जो प्रजातंत्र है, हमारी जमहूरी रिवायतें जो हैं उनको मजबूत भी करेगी। तो हमने ये देखा, एक तरह से ये आधुनिक भारत का मंदिर ही नहीं, ये एक आस्था का स्थल है हमारे लिए, एक श्रद्धा का स्थल है, क्योंकि हम जाके वहाँ पर पूजा करते हैं आधुनिक भारत के लिए, उसकी भविष्य के लिए, और जल्दी से जल्दी ये एक तरह से और मजबूत हो और सशक्त हो और संपन्न हो। उसके लिए समता भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं वापस बाबू जगजीवन राम कि वो जो संदेश है, जो समता और समरसता की जो बात की थी, जो इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे खड़ा होता है उनकी बात की थी। वो ज़रूरतमंदों की वकालत करते रहते थे, जो पटरी पे बैठ के सब्ज़ी बेचता है, जो सामान बेचता है यहाँ पर रेडी पे बैठकर, जो दूसरों का मैला साफ़ करता है, दूसरों की गंदगी साफ़ करता है, उन लोगों के लिए उनका हौसला बुलंद करने के लिए उन्होंने वो आवाज़ उठाई थी। और कांग्रेस की यही विचारधारा रही है कि वो उन लोगों की जो रोटी प्याज और नमक के साथ खाते हैं उनकी बात वो करे। देखिए, बाबूजी ये कहा करते थे, और बहुत एक अनोखी बात है कि ऊपर वाला समदर्शी है या नहीं है, ऊपर वाला समदर्शी है या नहीं है, इस पे बहस तो हो सकती है, लेकिन भूख तो सभी को लगती है। तो ये बात वो हमेशा कहा करते थे। और इसीलिए जो जिन लोगों की व्याख्या नहीं की जाती, जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनकी आवाज़ वो हमेशा उठाते रहे। यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही हमारा दावा है, यही हमारा वचन है। हम ये करते रहेंगे समता मूवमेंट के खिलाफ। और सियासत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और टेलीविज़न डिबेट पे यहाँ पर मेरे भाई बंधु यहाँ पर बैठे, अक्सर आता रहता हूँ और ये बहस करता रहता हूँ कि कांग्रेस की भी यही विचारधारा है कि जो समाज के पायदान में जो सबसे नीचे है उसकी वकालत हम कैसे करें, जो मंदी है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसकी बात हम कैसे बार बार उठाएं ताकि एक समता का समाज बन सके, हमारा समावेशी विकास हो सके। सभी लोगों को साथ लेके चलना है, कहने से नहीं होगा भाई, खोखले वादे से नहीं होगा, हम सब लोगों को समाज में लेके चलना है, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमने ये एक वचन किया था। देखिए, जब आज़ाद हुआ था मुल्क तो हमारे दावे थे, हमारे संकल्प थे कि एक समता और समरसता का समाज बनाएंगे। वो अधूरा रह गया। वो जो लड़ाई है, वो संघर्ष है, वो मुखालिफत है, वो जारी है, और यही एक प्रयास है। और यहाँ पर जितने भी मंच पे बैठे हैं सब लोग इसी प्रयास में वो एक तरह से समर्पित हैं। तो मैं आप सबको आखिर में धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब आए, और सब बहुत सारी बातें हैं करने की, सियासत की भी और राजनीति की भी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। नहीं, देखिए, जब कोई भी गठबंधन बनता है, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ यूपीए 1 का। ऐसी बात नहीं है कि मतभेद नहीं होते, कोई भी गठबंधन बनता है मतलब बहुत सारे दल आते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। इसका मतलब नहीं कि सहमति है संपूर्ण रूप से, वो होती रहती है, वो अपनी जगह है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये फैसला किया है, ये संकल्प लिया है कि ऐसी सरकार, नफरत भरी सरकार, जो लापरवाह सरकार है, जो खतरनाक सरकार है, उसको दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देना है। तो उससे लिए जो भी प्रयत्न होगा वो हम करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि भाई जो और बातें हैं वो थोड़ी चलती रहती हैं अपनी रियासतों में, प्रदेशों में, कोई भी हो, क्योंकि आखिर एक प्रतिद्वंदिता तो है एक तरह से उस प्रदेश में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है एक नेशनल, राष्ट्रीय लेवल पे,
वो सुदृढ़ या मजबूत ना हो, और इसका पूरा प्रयत्न चल रहा है। सब लोगों ने ये कहा है और आपके पास मिसाल भी है। यूपीए 1 कैसे बना? भाई यूपीए 1 में अनेक मुख्तलिफ दल साथ होके आए। अगर मतभेद होते तो वो साथ होके नहीं आते। और उस वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत दूरदर्शिता से कानून बनाए गए। मनरेगा, प्रधानमंत्री ने उसी मनरेगा का मजाक उड़ाया था संसद के पटल में। सबसे ज्यादा वो काम आया कोविड के समय मनरेगा। अभी भी मनरेगा का बजट तो आपने कम कर दिया है। गरीब आदमी जो बेरोजगार है, जो इस क्षेत्र में है, तो भाई उसके लिए काम यही तो जो जो योजनाएं हैं जो यूपीए 1 ने की थी वो काम आए। तो आप यूपीए 1 का मिसाल लेके आप इसको सोचिएगा। इंडिया गठबंधन वैसे ही है, बहुत मजबूत है, और इसमें अगर कोई बातें हैं तो वो सुलझा दी जाएंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। भाई लोगों को तो बाहर से जो आते हैं वो तो हमेशा संदेह की नज़र से देखते हैं और हस्तक्षेप करते हैं, उसकी बातें नहीं मानिए। ये बिल्कुल एक हमने संकल्प लिया है और ये मजबूत एक संगठन, ये गठबंधन है। सर एक बात, आप गांधी जी के सपने वो आज कैसे पूरे होंगे? नहीं देखिए देखिए हाँ, उस समय हमने जितने भी वहाँ के राजनेता थे, देखिए एक तो वो समय के जो राजनेता थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ के आए थे। वो एक तरह से व्यक्तिगत उनका एक निजी बलिदान था। वो जेल गए, वो सलाखों के पीछे गए, उनकी शहादत दर्ज है, वो रस्सी से झूल गए, ऐसे लोग थे। तो उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी तो अलग ही किस्म की थी। उस समय के राजनेता जो जिस तरह से गुजर के आए, उनकी बात कुछ और थी। देखिए उन्होंने उस वक्त संकल्प लिया था कि हम एक समता का एक मुल्क बनाएंगे और संपन्न बनाएंगे, समावेशी विकास होगा, सबको साथ लेके चलेंगे। ये कुछ बहुत हद तक एक अधूरा रहा। हमें दोबारा ये संकल्प को दोहराना है, जो भी सियासतदान हो। देखिए एक तो ये बात सच है कि यहाँ पर एक प्रजातंत्र है, जो नुमाइंदे चुन के आते हैं वो आवाम के ही चुने हुए होते हैं, ये तो बात भी सच है। तो जो आवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको दोबारा संकल्प लेना पड़ेगा कि भाई हमें इस मुल्क के लिए जिस तरह पहली पीढ़ी ने एक तरह से जान न्यौछावर की, जिस तरह से बलिदान दिया, वैसे हम दोबारा करेंगे और समर्पित रहेंगे सेवा भाव में। तो ये तो उनको संकल्प लेना पड़ेगा, मुझे कोई दो राय नहीं कि अगर वो संकल्प लेंगे तो देखिए कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चेतावनी दे रही थी, या कोविड हो या चीन का मामला हो। चीन हमारी ज़मीन में बैठा है, कुछ लोग कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है ना घुसाया है, ये सब बातें भी हैं। बेरोज़गारी, मंदी, मुफलिसी, महंगाई, ये सब का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सवाल उठाती रही है और लोग भी करते रहे हैं। तो अगर हम मुल्क के बारे में सोचें, निजी स्वार्थ के बारे में ना सोचें, तो भविष्य हमारा उज्जवल है। सर संजय सिंह की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं जो भी, आप तो जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो सरकार है, ये जो केंद्रीय सरकार है, वो एजेंसियों को एक हथियार और एक अस्त्र बनाकर उसका इस्तेमाल कर रही है। और जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस में, भाजपा में जो शामिल हो जाते हैं, उनको जो एक वॉशिंग मशीन की उपमा दी जाती है कि वॉशिंग में धुल के वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। ये आपने देखा, सबसे बड़ा उदाहरण अभी महाराष्ट्र का है। तो मैं न किसी व्यक्तिगत घटना से टिप्पणी न देते हुए मैं ये कहूँगा कि ये सरकार, जो हमारे कानून हैं, जो हमारे इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वहाँ से बदल के जो भाजपा में आते हैं उनका इस्तकबाल होता है फूलों के साथ, चाहे उनके कितने भी गंभीर से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों। यहाँ पर आते हैं, सब कुछ मिट जाता है। तो इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने क्या हो सकता है? केंद्र पर आप लगाते हैं आरोप की प्रभावना, राजनीतिक भावना के तहत। जी जी, वही तो, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वहाँ अलग यहाँ अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, अब नहीं देखिए, मैं ये नहीं करूँगा। मैं ये सिर्फ केंद्र सरकार के बारे में इतना कहूँगा क्योंकि हमारी जो इंडिया संगठन है वो बिल्कुल मजबूत है। इसमें मैं उसके पंजाब की खैरा साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर काफ़ी विवाद है ना, कांग्रेस पार्टी बता रही है कि यहाँ पर राजनीतिक तौर पर उनको निशाना बनाया गया। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार, मैं केंद्र सरकार की ही बात पे सीमित रखता हूँ अपनी बात को। मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया, हमारी जो गठबंधन है वो मजबूत है। अगर कुछ मतभेद आपको ऐसे लग रहे हैं, किसी की टिप्पणी या किसी के बयान, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि केंद्र में यहाँ पर एक ऐसी सरकार बने
जो मजबूत रहे और जो लोगों की सेवा में समर्पित रहे, उसके लिए हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है, जैसे कुछ भाइयों ने जिक्र किया, वो बिल्कुल एक तरह से बेचैन है, वो परेशान हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी खुद जो इंडिया गठबंधन का जो नाम है, उन पे कितनी सारी बातें कही, अब मैं दोहराना नहीं चाहता। ये उचित है उनकी गरिमा और उनकी मर्यादा के, ये उचित है कि ऐसी बातें कहना। लेकिन सर ये दोहरा मापदंड है ना, आप केंद्र पे आप आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे राजनीतिक दुर्भावना होती है, लेकिन पंजाब में भी तो वही मामला है ना। अगर पंजाब में उसी मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है तो फिर इसमें शोर शराबा क्यों? नहीं, शोर शराबा नहीं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक देखिए, एक नाजुक दौर से गुजर रहा है हमारा एक व्यवस्था। मैं ऐसी भी बात कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार एक केंद्र में इसके वक्त आएगी और उसके लिए पूरे जो इंडिया के लोग हैं वो समर्पित हैं। अगर कुछ ऐसे मामलात हैं उनको सुलझा दिए जाएंगे, कुछ कोई समस्या नहीं है। हमारा जो ये गठबंधन है बिल्कुल मजबूत है और सारे जितने भी हमारे सियासतदान हैं, राजनेता हैं, यही बयान दे रहे हैं कि ये मजबूत है और ये आएगी। और क्योंकि ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी को लेके सब लोग इतने घबराए हुए हैं, इतने बेचैन हैं कि टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी देते जा रहे हैं। भाई उनको क्या मतलब था इतना सारा कहने के लिए, मैं दोहराऊंगा नहीं वो बात। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग एक हैं, हम लोग मजबूत हैं। और आपको मैं मिसाल भी दे दूंगा यूपीए 1 की, जो एक सफल मिसाल थी एक गठबंधन की, जिन्होंने एक सफल सरकार चलाई और बहुत सारे ऐसे कानून लाए, जन कल्याण के कानून लाए, जो आज भी हमें काम आ रहे हैं। चीज़ें हैं यहाँ पर, जातीय जनगणना हम इसीलिए कर रहे हैं और या इसकी वकालत इसीलिए कर रहे हैं, और बिहार में हुई भी और हम वहीं से होके आ रहे हैं कि भाई जब लोगों को पता चले, जो समाज में जितने जो वंचित हैं, जो ज़रूरत है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी आखिर संख्या तो पता चले किसी को। तो ये तो पता करना तो अनिवार्य है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत की। और ये तो एक मैं ये कहूँगा कि जो ये जनगणना है, जातीय जनगणना, ये एक पहलू है, उसका सामाजिक और आर्थिक पहलू भी अभी आने को बाकी है, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सरकारी पूंजी की ज़रूरत सबको किससे ज़्यादा है, ताकि योजनाएं और टारगेटेड प्लानिंग हो सके। तो इसके लिए अनिवार्य है भाई, इस सरकार ने तो जनगणना भी नहीं कराई, जितने भी अर्थशास्त्र कह रहे हैं। वंचित जो है वो गरीब हैं बेसिकली जी, और जो सक्षम है वो अमीर है। अब इसमें वंचित की बात कर रहे हैं कि जी, तो आप जातीय आधारित वंचित देख रहे हैं या गरीब जनता? नहीं, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं इस वर्ग से भी हूँ, कि जो जाति आधार से जो वंचित हैं, ये अर्थशास्त्री बहुत बार कह गए हैं, और उनकी गरीबी में एक सीधा एक ताल्लुकात है, क्योंकि जो बहुत सदियों से वंचित रहते आ रहे हैं, दूसरों की जो मैला और जो गंदगी साफ करते हैं, उनको ये नहीं कह सकते ना कि वो अमीर हैं, उनके वर्ग सिर्फ उनकी अमीरी या आर्थिक स्थिति की बात करें, उनकी तो जाति की बात करनी ही होगी। इसलिए भी आरक्षण है। बाकी आखिर हमारे जो व्यवस्था है उसमें आरक्षण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो जो वंचित हैं, जो दबे हुए हैं सदियों से, वो आर्थिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, और ये एक सीधा ताल्लुकात तो है ही। तो ये सीधा ताल्लुकात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है, मैंने तो बनाई नहीं। तो हम ये परिकल्पना करते हैं कि सिर्फ अमीर और गरीब रह जाएं, समाज में ऐसा कोई भी वर्ग ना रहे कि भेदभाव हो, लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं है, और जब तक नहीं है, इस वजह से हमें जातीय जनगणना की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत बार कह चुके हैं। अभी राहुल जी तो खुद वहाँ पर अभी अमृतसर में वहाँ पर अभी गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो इंसाफ नहीं मिला है वो बिल्कुल मिलना चाहिए, और इस विषय में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। इतिहास साक्षी है, और अगर इंसाफ नहीं मिला है तो ज़रूर मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जी, इस कत्लेआम के पीछे जिम्मेवार किसको मानते हैं? नहीं, देखिए जो भी जिम्मेवार है वो करेंगी। ये यहाँ पर हमारे कोर्ट हैं, जो भी हैं, जो लोग हैं, वो तो जांच कर रही है, यहाँ पर अदालत है, सब लोग हैं जो भी हैं यहाँ पर, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। ये मैं इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। सर, अकाली दल ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी आए तो थे लेकिन खेद व्यक्त नहीं किया उन्होंने। नहीं, बहुत बार हमने पार्टी में भी कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा है, बहुत बार कहा है कि अगर ये जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय था। बहुत बार ये कहा है हमने, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय था,
और लोगों को ये जो हुआ था इसमें यहाँ पर इंसाफ मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय है। क्या हमने लगाया, हम समझते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसको कांग्रेस अपना हाँ वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, वो तो कॉमन वो लोग सब मिलके तय करेंगे कि इसको इसमें डालना है कि नहीं। तो उसके पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए कांग्रेस की ये राय हमेशा रही है, मैं बता स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम अपने जो प्रदेश हैं उनसे पूछ लेते हैं, जो आला कमान है, केंद्रीय आला कमान है, वो प्रदेश से पूछता है कि इसकी ज़रूरत है, आपकी क्या मांग है, लोगों की क्या मांग है, और उसी हिसाब से हम अपनी जो प्रक्रिया है, जो योजनाएं हैं, उनका ऐलान करते हैं। तो हम सबसे सलाह करेंगे, सबसे पूछेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और आपसे साझा कर देंगे वो अगर बात बनेगी। रिजर्वेशन की बात है ना जी रिजर्वेशन, ये इसको कहते हैं नहीं, देखिए तो नेशनल कैरेक्टर बनता है जब हमारे जो लक्ष्य हैं वो एक हों। अगर हम चाहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष समाज बने, एक आधुनिक समाज बने, यहाँ पर महिला आरक्षण भी हो, महिलाएं भी उठ के आएँ, समावेशी समाज है। देखिए कितने भी जो हमारे सिद्धांत हैं ना, धर्मनिरपेक्षता हो या सामाजिक न्याय हो या महिलाओं का सशक्तिकरण हो, ये सब अपने आप में सम्मिलित करना है और उसको एक लक्ष्य बना के उसके लिए काम करना है। सर आपने अभी बोला था कि जो 1984 में कत्ल वारदात हुई थी उसका शुरुआत से ये कहा है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने शुरुआत से हमारी पार्टी ने ये कहा है और हमारी पार्टी की ये भावना रही है, ये सोच रही है कि इसमें जो भी दोषी हों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो हुआ था उसमें जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। नहीं मेरे कहने हम वर्तमान की मैं बात करूंगा, अभी तो हमारा गठबंधन तो बहुत मजबूत है। मजबूत इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद बेचैन हो गए उसका नाम ले लेके। अब जब नामी के बारे में इतनी ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं, भाई कौन करता है आप मुझे बताइए। अरे है गठबंधन तो ये भाई जो विपक्ष होता है वो भी तो आवाम का चुना हुआ होता है, कोई चांद और सूरज से टपक के तो आया नहीं। अगर आवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत यहाँ पर राज करेगी, हुकूमत है, तो उन्होंने विपक्ष को भी तो चुना है और जिम्मेदारी दी है। तो वो विपक्ष की एक बात हुई, विपक्ष से उभर के आवाम से उभर के आए हैं और वर्तमान में ये है कि ये हमारा गठबंधन है, हमने फैसला किया है, हम एकजुट हुए हैं। वहाँ पर 3 मीटिंग्स हो गई हैं, समन्वय समिति बन गई है, सीटों का बंटवारे के बारे में बात चलना शुरू हो गई है, तो एक एडवांस स्टेज पे है। तो जब इतना है तो मतलब मजबूत भी है। तो इसलिए मिसाल मैं देता हूँ UPA 1 का, क्योंकि एक सफल था वो। देख लीजिएगा ये गठबंधन मजबूत है, इसीलिए मैं बार बार मिसाल देता हूं जो हो चुका है, क्योंकि हमारे पास पहले जो हो चुका है वो एक मिसाल है। ऐसा हो सकता है, ये हकीकत बन सकती है, ये हकीकत है। तो देखिए रियासतों में, प्रदेशों में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें इंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा जब वो आपस में इतनी बार जब मिल चुके हैं। आपने देखा वो तस्वीरें आपके सामने थी, कैसे वो आके मिलजुल रहे थे, उन्होंने बातें की, बहस भी कर रहे थे। क्यों ना करेंगे, बंटवारा भी होगा सीटों का, उसमें भी बहस चलेगी। ये सब तो होता है, राजनीति में तो होता है, लेकिन ये संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं देखिए, अब मैं मेरा जो आने यहाँ पर वक्तव्य और या संबोधन का मकसद कोई और था। अब सबकी बातों पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। पंजाब के बारे में एक व्यापक रूप से मैं कह सकता हूँ, सबकी बातों में टिप्पणी या इनके बयान के बारे में मेरी प्रतिक्रिया जानने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इतना कहूँगा, क्या बोला आपने कि इनका क्या था? इनका कहना मुझे समझ नहीं। हाँ उसको आप कैसे देखते हो? नहीं, उन्होंने सबको बुलाया है कि एक मंच पे बैठें और बातचीत करें, तो यही तो हम चाहते हैं भाई। हम सरकार से भी यही कहते हैं कि आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, विपक्ष को विश्वास में नहीं लेंगे तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? आप संसद में बार बार हस्तक्षेप करेंगे, माइक ऑफ कर देंगे, बातचीत नहीं करने देंगे, तो ये आगे देश नहीं बढ़ सकता। और जो भी मुख्यमंत्री जी ऐसी बात करते हैं कि सबको मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे।